वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका वीएलडब्ल्यू मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक विच इज कोऑर्डिनेटर एंड रेगुलर पॉलीगॉन्स। ये दोनों टॉपिक आपको इकट्ठे दिए हुए हैं सिलेबस में। क्या दिया है? कोऑर्डिनेटर एंड रेगुलर पॉलीगॉन्स। दो अलग अलग टॉपिक हैं, दोनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ईजी है, आपको बस कुछ चीज़ें याद रखनी है कोऑर्डिनेटर्स में। कोऑर्डिनेटर्स क्या होता है? कोऑर्डिनेटर एक पॉलीगॉन ही होती है, एक पॉलीगॉन की टाइप होती है जिसकी फोर साइड हो। ऐसी क्लोज्ड फिगर जो फोर साइड्स, जिसकी फोर साइड्स हो, उसको हम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स की कुछ टाइप्स होती है। पहली टाइप आपकी होती है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हम उस कोऑर्डिनेटर को बोलते हैं जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होगी। नाम से ही पता चल रहा है पैरेललोग्राम मींस जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। अपोजिट साइड कौन सी होती है? जैसे ए बी की अपोजिट साइड ये सी डी, और ये सी बी की अपोजिट साइड ए डी, ये अपोजिट साइड है। ये पैरेलल होनी चाहिए, तभी हम उस कोऑर्डिनेटर को क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। ठीक है, कोऑर्डिनेटर तो हो गया कोई भी क्लोज्ड फिगर। जैसे ये भी एक क्लोज्ड फिगर है, तो ये भी एक कोऑर्डिनेटर है। क्लोज्ड फिगर जिसकी फोर साइड्स हो। देखो इसकी भी फोर साइड्स है, 1 2 3 4। सिमिलरली अगर मैं ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी सी बना दूं, ये भी एक कोऑर्डिनेटर है। तो कोऑर्डिनेटर होता है ऐसी पॉलीगॉन जिसकी फोर साइड्स हो। अब कोऑर्डिनेटर की आगे टाइप्स होती हैं, उसमें फर्स्ट टाइप आती है आपकी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मींस जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी है पैरेललोग्राम की। अपोजिट साइड्स पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होती हैं पैरेललोग्राम में। इट मींस अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा इसमें, और सी बी इज इक्वल टू ए डी होगा। सो ये आपको याद रखना है। अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स, ए का अपोजिट एंगल सी है तो ये दोनों इक्वल होंगे। दैट इज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा, और बी का एंगल अपोजिट कौन है? बी का अपोजिट एंगल डी है, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है टू डिवाइड अ क्वांटिटी इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इट मींस कि अगर मैं पैरेललोग्राम के यहाँ पे डायगोनल्स ड्रा करता हूँ, ये डायगोनल्स होते हैं जो अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करते हैं ना, अपोजिट वर्टिसेस को, उनको डायगोनल बोलते हैं। ये इसके दो डायगोनल हो गए। ये जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, ये पॉइंट मान लो ओ है, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ ये लेंथ इक्वल होगी, ए ओ और ये ओ सी, ये इक्वल होंगे। ए ओ, इस प्रॉपर्टी का मीनिंग हो जाएगा ए ओ इज इक्वल टू ओ सी होगा, एंड दूसरा डायगोनल भी बाइसेक्ट होगा। दूसरा डायगोनल देखो बी ओ और ओ डी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी होगा। तो ये आपको याद रखना है। ये इसका मतलब हुआ कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा और दूसरा डायगोनल पहले वाले को बाइसेक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे के मिड पॉइंट्स पे कट करेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा ए ओ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी, और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी। सो ये थी कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, याद रखना। अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट आगे टाइप होती है कोऑर्डिनेटर की रेक्टेंगल। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की आगे एक टाइप है। पैरेललोग्राम की भी आगे टाइप्स आती हैं, तीन टाइप्स आती हैं, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। ये पैरेललोग्राम की टाइप्स आ जाएंगी। सो पहली आपकी टाइप हो जाएगी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होती है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, विद ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। आपने एक पैरेललोग्राम ली, उस पैरेललोग्राम में अगर एवरी एंगल जो है वो राइट एंगल है, तब उस पैरेललोग्राम को हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज नोन एज अ रेक्ट एंगल। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या होंगी? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम ही है, तो पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज इसमें होंगी ही होंगी। कौन कौन सी? अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये है, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है इसमें, वो ये होती है कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं आपस में। दैट मीन्स देखो, एक तो इसका ईच एंगल 90 डिग्री होगा, ये याद रखना है आपने। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये तो आपको, ये प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन से ही पता चल गई। एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये है, ये कि इसमें ईच एंगल 90 डिग्री है, और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कि इसके डायगोनल इक्वल भी होंगे। दैट मीन्स ये डायगोनल की पूरी लेंथ ए सी और ये पूरा डायगोनल बी डी, ये आपस में इक्वल होंगे। ए सी इज इक्वल टू बी डी। वहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं थे, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे, बट इक्वल नहीं थे। ये पूरा डायगोनल और ये पूरा डायगोनल वहाँ पे पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होते। ठीक है, पैरेललोग्राम में एक डायगोनल लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। देखो अगर ऐसी होगी ना पैरेललोग्राम, ये ठीक है, ये इसका लॉन्गर डायगोनल होता है, ये इसका शॉर्टर डायगोनल होता है। तो दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते, बट बाइसेक्ट करते हैं। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, लेकिन ये पूरी लेंथ और ये पूरी लेंथ आपस में इक्वल नहीं होते, बट रेक्टेंगल में ये इक्वल होते। तो रेक्टेंगल में आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज और ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है। नेक्स्ट टाइप आपकी होती है रंबस। रंबस भी एक पैरेललोग्राम की टाइप है। अगर किसी पैरेललोग्राम में सारी चार की चार साइड इक्वल हो जाए, तब हम उसको बोलते हैं रंबस।
ठीक है। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज रम्बस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आएंगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम ही है। उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आएगी, एक आएगी ईच साइड इक्वल। ये तो डेफिनेशन से भी पता चल गया, इसकी ईच साइड इक्वल होगी। ठीक है, हर साइड इक्वल होगी, हर साइड। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ईच साइड इक्वल। और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे, वो तो पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट करते थे, लेकिन बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना एक दूसरे के साथ, ये राइट एंगल बनाएंगे। ये चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे, ये चारों एंगल क्या होंगे 90। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है रेक्टेंगल के रम्बस के केस में। ठीक है, पहली आ गई पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या थी, देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये चार प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की। फिर हमने पैरेललोग्राम की एक टाइप पढ़ी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये सारी प्रॉपर्टी होंगी, साथ में क्या होगा, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड डायगोनल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स इक्वल होंगे, दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे। फिर हमने पढ़ा रम्बस। रम्बस में भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी, साथ में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। ठीक है, और ईच साइड इक्वल भी होगी, वो तो डेफिनेशन से ही पता चल गया। अब लास्ट टाइप आती है स्केयर। स्केयर वो वाली क्वाड्रिलेटर होती है जिसमें इन सब की प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज उसमें पैरेललोग्राम की भी सारी प्रॉपर्टीज होंगी, रम्बस की भी सारी प्रॉपर्टीज होंगी और रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज होंगी। सो स्केयर होती है पैरेललोग्राम विच ईच साइड इक्वल, ये आ गई रम्बस वाली प्रॉपर्टी, एंड ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये आ गई रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी। सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी, रम्बस की भी और रेक्टेंगल की भी। मतलब एक ऐसी पैरेललोग्राम आप उठा लो जिसकी ईच साइड भी इक्वल हो और ईच एंगल भी 90 डिग्री हो, उसको हम स्केयर बोलते हैं। तो स्केयर में ईच एंगल भी 90 डिग्री, देखो रेक्टेंगल वाली ये वाली प्रॉपर्टी आ गई, और ईच साइड भी इक्वल होगी, ईच साइड भी इक्वल होगी, तो ये रम्बस वाली प्रॉपर्टी भी आ गई। तो इसमें सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रम्बस एंड रेक्टेंगल। दैट मीन्स एक स्केयर में अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी, अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी, अपोजिट साइड क्या इक्वल होंगी, सारी साइड इक्वल होंगी। ईच एंगल 90 डिग्री भी होगा, डायगोनल इक्वल भी होंगे, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे और राइट एंगल पे भी बाइसेक्ट करेंगे। सो सारी प्रॉपर्टीज इसमें आती है स्केयर की। ठीक है, तो ये आपको पहले तो इंट्रोडक्शन याद रखनी है, इनकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, क्वाड्रिलेटर्स की जो टाइप होंगी उनकी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। अब क्वाड्रिलेटर की इनसे कुछ हटके भी टाइप्स होती हैं, एक होती है ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम हम ऐसी क्वाड्रिलेटर को, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं, पैरेललोग्राम, रम्बस, स्केयर उनसे कुछ लेना देना नहीं। ट्रेपेजियम में एक अलग से क्वाड्रिलेटर होती है, क्वाड्रिलेटर विद वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। देखो पैरेललोग्राम में बोथ पेयर पैरेलल होते हैं, ट्रेपेजियम में सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, बोथ पेयर आर पैरेलल, बोथ अपोजिट पेयर जो होते हैं पैरेलल होते हैं। अगर ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो इसमें बोथ अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, ये इसके पैरेलल होगी, दैट इज ए बी इज पैरेलल टू सी डी होगा, और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, सी बी इज पैरेलल टू ए डी। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, सॉरी ट्रेपेजियम में क्या होता है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। जैसे इस फिगर में देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें पैरेलल दिख रही है। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। बट इन लाइंस को अगर मैं देखूं, ये वाली अपोजिट साइड्स को अगर मैं देखूं, तो ये पैरेलल नहीं है, बिकॉज इनको अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा, देखो ये यहाँ पे कहीं पे कट कर जाएंगे एक दूसरे को, तो ये कहाँ से पैरेलल हुई। पैरेलल लाइंस को जितना मर्जी बढ़ा लो, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। सो अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो, तो उस क्वाड्रिलेटर को हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, अब ट्रेपेजियम का एक एरिया का फॉर्मूला भी आप याद रख लो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेपेजियम का अगर आपको एरिया फाइंड करना है, तो वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स अगर आपको एरिया फाइंड करने के लिए उसने बोला ना, तो पहले तो पैरेलल साइड्स की लेंथ आपको गिवन देगा, जो भी पैरेलल, जैसे यहाँ पे पैरेलल कौन सी है, ए बी और सी डी, तो इन दोनों की लेंथ देगा। सपोज ये 10 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और इंटू हाइट, इन दोनों को ऐड करना है, 10 + 7 यहाँ पे 17 आ जाएगा, इंटू हाइट, हाइट हो जाएगा पैरेलल साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये वाला, ये आपकी हाइट है। याद रखना, पैरेलल साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो आपकी हाइट हो जाएगी, वो भी आपको गिवन होगी, वो यहाँ पे पुट कर लेना, तो आपका आ जाएगा एरिया। ठीक है, बाकी अगर रम्बस वम्बस का एरिया फाइंड करना है, देखो पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम के अगर मैं एरिया की बात करूँ। ठीक है, आपके एरिया का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, हर एक फिगर का हो सकता है एरिया ही पूछ ले। ठीक है, ये कोई भी बेस कोई भी ले सकते हो इसमें, ये बेस लिया तो फिर इसी पे जो परपेंडिकुलर आएगा ये हाइट हो जाएगी, ये बेस लोगे तो इस पे जो परपेंडिकुलर आएगा वो हाइट हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर रम्बस का फाइंड करना है तो यही फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का फाइंड करना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि उसमें जो लेंथ होती है वही आपकी हाइट होती है, क्योंकि रेक्टेंगल में देखो ना, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो यही आपकी हाइट है। सपोज ये बेस लिया तो ये हाइट ले लोगे, क्योंकि यही परपेंडिकुलर है ना, जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होती है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ,
ये आपका एरिया आ जाएगा किसका, रेक्टेंगल का। सिमिलरली अगर ट्रेपेजियम का तो उसका ये है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। स्केयर की अगर मैं बात करूँ तो वही रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला स्केयर की, क्योंकि ईच साइड इक्वल होती है, जो लेंथ होगी वही ब्रेथ होगी, मतलब ये साइड तो ये भी साइड, इसको भी साइड ही लिखूंगा क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल होगी, इसको भी साइड ही लिखूंगा, चारों साइड की लेंथ इक्वल होगी ना, तो सेम नोटेशन देनी पड़ेगी। तो वही करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा, साइड स्केयर। एरिया का फॉर्मूला साइड स्केयर, किसके लिए, स्केयर के लिए। इसके लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, इसके लिए बेस इंटू हाइट, क्योंकि इनमें हाइट अलग से निकालनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ये हाइट नहीं होती, ये राइट एंगल नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ पे ये राइट एंगल नहीं होता ना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हाइट ये वाली लेनी होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही हाइट होती है। अच्छा, ये लास्ट टाइप है आपकी क्वाड्रिलेटर की, काइट। काइट किसे कहते हैं, बिल्कुल ईजी है, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसमें क्या होता है, जो कंसिक्यूटिव साइड्स होती है ना उनकी लेंथ इक्वल होती है। कंसिक्यूटिव किसको बोलते हैं, एक के बाद एक। काइट इस तरह का होगा जो साथ साथ वाली साइड, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, यहाँ पे अपोजिट साइड नहीं, साथ वाली साइड इक्वल होगी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। तो इस तरह की फिगर को हम क्या बोलते हैं, काइट, जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी, कंसिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी। देखो ये दोनों एडजेसेंट साइड है, ये दोनों भी एडजेसेंट साइड हैं, तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी आपस में। ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। अब काइट में एक चीज़ याद रखना, इसकी प्रॉपर्टीज़ में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। काइट के जो डायगोनल होते हैं, तो डायगोनल अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, ये आगे इसका एक डायगोनल, ये आगे डू, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, दैट मीन्स ये सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, ये चारों के चारों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरी, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर। इसमें दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, और वो सामने दिख रहा है कौन सा डायगोनल किसको बाइसेक्ट कर रहा है। मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा डायगोनल किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला जो बड़े वाला डायगोनल है ना, ये छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। छोटे वाले डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल होगी, लेकिन ये छोटे वाला बड़े को बाइसेक्ट नहीं कर रहा। मुझे बताओ ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों इक्वल दिख रही हैं क्या आपको, नहीं दिख रही ना। तो काइट में याद रखना आपको, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। अब कौन सा किसको करता है, जो बड़े वाला डायगोनल है वो छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। जैसे एक डायगोनल तो ये आ गया छोटे वाला डायगोनल, और ये आ गया बड़े वाला डायगोनल। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं ये मान लेता हूँ ओ, तो मुझे बताओ ए ओ और ओ सी ये क्या इक्वल दिख रहे हैं आपको, सामने दिख रहा है ए ओ की लेंथ छोटी है और इसकी बड़ी है। इसका मतलब छोटे वाला डायगोनल जो है वो बड़े वाले को बाइसेक्ट नहीं कर रहा, बट बड़े वाला जो है वो छोटे वाले को बाइसेक्ट कर रहा है। ये बी ओ और ओ डी इक्वल होंगे, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी होगा इस केस में, बट ए ओ इज नॉट इक्वल टू ओ सी। इट मीन्स द स्मॉलर डायगोनल बाइसेक्ट्स द लार्जेस्ट डायगोनल बाइसेक्ट्स द स्मॉलर डायगोनल, बट स्मॉलर डायगोनल डज नॉट बाइसेक्ट द लॉन्गर डायगोनल, ठीक है। एक बात याद रखनी है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे और एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। और एक चीज़ याद रखनी है, इस काइट में ये एंगल इक्वल होते हैं, एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे और एंगल सी, बट एंगल सी और एंगल ए इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। एंगल बी और एंगल डी, ये वाला एंगल जो है ना एंगल बी, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, बट ये वाले अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होंगे। इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होता है, जो शॉर्टर डायगोनल के अपोजिट वाले एंगल है ना वो इक्वल होंगे, ठीक है। शॉर्टर डायगोनल के ये वाला एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, बट एंगल ए और एंगल सी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इसमें इक्वल भी होता है। और अगर काइट का आपको एरिया फाइंड करना है, ये भी याद रखना, काइट का अगर आपको एरिया फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट 1/2 इंटू D1 इंटू D2। और यही फॉर्मूला किस में लगता है, एरिया ऑफ रंबस। अगर आपको रंबस का एरिया फाइंड करना है उसमें भी ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। एरिया ऑफ रंबस भी फाइंड करना है, वही फॉर्मूला 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, डायगोनल्स की लेंथ। तो अगर आपको काइट का एरिया फाइंड करना है तो आपको क्वेश्चन में डायगोनल की लेंथ गिवन देगा, आपको दे देगा काइट विद डायगोनल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द काइट। तो आपको क्या करना है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, जो दो लेंथ दी है उनको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। रंबस का भी यही रंबस के एरिया के दो फॉर्मूले होते हैं। एक मैंने बताया आपको कि ये आपके पास अगर रंबस है, रंबस क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल हो, ये एक तो होता है बेस इंटू ये, अगर हाइट आपको दी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बेस इंटू हाइट, तो आ जाएगा आपका एरिया। एक फॉर्मूला होता है अगर आपको डायगोनल गिवन हो, डायगोनल की लेंथ गिवन हो, तो तब ये वाला फॉर्मूला 1/2 D1 इंटू D2। और काइट के केस में भी यही फॉर्मूला 1/2 D1 इंटू D2। तो ये था आपको क्वाड्रिलेटर्स का। बस क्वाड्रिलेटर का अगर आपको क्वेश्चन आया, क्योंकि आपके जो टॉपिक्स है ना मैथ्स में, आपके टॉपिक्स कम से कम कोई 35 दिए हुए हैं, और आपको आने वाला है पेपर में कितना, सिर्फ 15 मार्क्स का। तो हर एक टॉपिक में से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, 35 में से 15 टॉपिक। क्वाड्रिलेटर में से अगर क्वेश्चन आया भी, जितना मैंने पढ़ाया इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, बस इतना पढ़ लो। अब हम देखते हैं पॉलीगॉन का।
पॉलीगन आपको दिया हुआ है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। पहले देख लो सिलेबस में रेगुलर पॉलीगन दिया है, पहले देख लो पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन बोलते हैं हम किसी भी क्लोज्ड फिगर को जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी है उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। और सिंपल क्लोज्ड कर्व उसको कहते हैं। देखो ना, क्लोज्ड कर्व तो ऐसी भी हो जाएगी ना, लेकिन वो सिंपल नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी कोई फिगर बना रहा हूँ, मुझे बताओ क्या ये फिगर क्लोज्ड है? आप बोलोगे यस सर क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड। अब मैं पूछूंगा क्या ये स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी है? आप बोलोगे यस सर ये स्ट्रेट लाइन से मिलके, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन। तो क्या ये पॉलीगन होगी? नो सर। पॉलीगन होने के लिए 3 कंडीशन है। एक तो वो क्लोज्ड होनी चाहिए, दूसरा स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी होनी चाहिए, तीसरा वो सिंपल कर्व होनी चाहिए। सिंपल कर्व वो होती है जिसकी लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इस पॉइंट पे देखो ये 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाली जो है ना ये पॉलीगन नहीं होगी, ठीक है। तो पॉलीगन की डेफिनेशन होती है सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली। तो 3 कंडीशन है यहाँ पे। एक तो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होनी चाहिए, एक क्लोज्ड होनी चाहिए, एक सिंपल होनी चाहिए। सिंपल कर्व उसको बोलते हैं जिसकी जो बाउंड्री लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, उसको हम सिंपल कर्व बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं ये सिंपल कर्व है, आप बोलोगे नहीं ये सिंपल कर्व नहीं है, बिकॉज इस पॉइंट पे ये इसी की जो लाइन है, इसी की जो बाउंड्री है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब देखो, अब पॉलीगन भी 2 टाइप की होती है, एक कन्वेक्स पॉलीगन, एक कनकेव पॉलीगन। आपको याद क्या रखना है इसमें, कन्वेक्स पॉलीगन आपकी होती है जिसके डायगोनल्स अंदर ही लाई करते हैं, ऑल डायगोनल्स लाइज इनसाइड, जिसके सारे के सारे डायगोनल्स अंदर ही लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इस फिगर के मैं डायगोनल ड्रा करता हूँ तो एक डायगोनल ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, देखो अंदर लाई कर रहे हैं। इसके डायगोनल में ड्रा करता हूँ, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, देखो अंदर लाई कर रहे हैं। इसके डायगोनल देखो, ये इसके 2 डायगोनल आएंगे, ये अंदर। इसके डायगोनल आप ज्यादा आएंगे, डायगोनल होते हैं क्या, याद रखना ये सारे डायगोनल हैं। ये कोई भी 2 नॉन कंसेक्यूटिव को ज्वाइन करो वो सारे डायगोनल, ये भी डायगोनल है, ये भी इसका डायगोनल है, ये भी इसका डायगोनल है, तो सारे के सारे डायगोनल देखो अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह की पॉलीगन को हम बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। एक होती है कनकेव जिसका सारे डायगोनल अंदर नहीं होते, एक या एक से ज्यादा डायगोनल बाहर भी होगा। अगर एक भी डायगोनल बाहर हुआ उसका, या डायगोनल का कुछ पोर्शन भी बाहर हुआ, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, कनकेव पॉलीगन। फॉर एग्जांपल इसमें मैं अगर डायगोनल ड्रा करता हूँ, डायगोनल होता है कि कंसेक्यूटिव को ज्वाइन करो, ये भी इसका डायगोनल है, ये भी इसका डायगोनल है, और ये भी इसके कॉर्नर है ना, तो इनको अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये भी डायगोनल बनेगा। देखो ये वाला डायगोनल आउट साइड लाई कर रहा है, ये वाला डायगोनल आउट साइड लाई कर रहा है, तो ये कौन सी पॉलीगन हो जाएगी, ये कनकेव। सिमिलरली इसमें देखो ये वाला जो डायगोनल होगा ये आउट साइड लाई करेगा, तो ये भी कनकेव। ये वाला डायगोनल देखो ये आउट साइड लाई करेगा, ये भी कनकेव। ये वाला डायगोनल देखो ये भी आउट साइड लाई कर रहा है, तो ये भी कनकेव। तो पॉलीगन क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। 2 टाइप्स की होती है, कन्वेक्स, कनकेव। कन्वेक्स इन विच ऑल द डायगोनल्स लाई इनसाइड, इन विच सम पोर्शन ऑफ द डायगोनल लाई आउटसाइड, उसको बोलते हैं कनकेव। अब रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं, सिलेबस में तो आपको दिया है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब क्या होता है, जिसमें सब कुछ रेगुलर हो, इक्वल हो। तो ऐसी पॉलीगन जिसमें हर एक एंगल भी इक्वल होगा और हर एक साइड भी इक्वल होगी, उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब पॉलीगन क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, कोई भी क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनी हो, ये 3 साइड से स्टार्ट होता है। तो 3 साइड वाली पॉलीगन को हम ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइड वाली पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, 5 साइड वाली पॉलीगन को हम पेंटागन बोलते हैं, 6 साइड वाली को हम हेक्सागन बोलते हैं, सिमिलरली 7 साइड वाली को हेप्टागन, 8 साइड वाली को ऑक्टागन, ठीक है। तो ये नाम भी आपको आने चाहिए कि 3 साइडेड वाली पॉलीगन को ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइड वाली को क्वाड्रिलेटर, 5 साइड वाली को पेंटागन, फिर हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन एंड सो ऑन। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल में रेगुलर पॉलीगन कौन सी ट्राइंगल होगी, ट्राइंगल में होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है ना, वो रेगुलर पॉलीगन होती है, क्योंकि उसमें ईच साइड भी इक्वल होती है, तीनों साइड की लेंथ भी इक्वल होती है और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अगर मैं क्वाड्रिलेटर की बात करूं, क्वाड्रिलेटर में रेगुलर पॉलीगन कौन सी होती है, स्क्वायर। कौन सी, स्क्वायर। स्क्वायर में देखो ईच साइड भी इक्वल होती है, ईच एंगल भी इक्वल होता है, ईच साइड भी इक्वल होती है और ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, अभी बढ़ा हमने। तो ये एक रेगुलर पॉलीगन, तो समझ गए रेगुलर पॉलीगन। ऐसी पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स भी इक्वल हो, सारे एंगल्स भी इक्वल हो। 5 साइड वाली जो रेगुलर पॉलीगन होगी उसको, उसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, उसको हम बोलेंगे रेगुलर पेंटागन। सिमिलरली 6 साइड वाली जो रेगुलर पॉलीगन होगी, मतलब जो हेक्सागन, उसको हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन। अगर हेक्सागन की 6 की 6 साइड्स इक्वल है और 6 के 6 एंगल्स भी इक्वल हैं, तब उसको बोलेंगे हम रेगुलर हेक्सागन। अगर ये इक्वल नहीं है तो तब सिंपली उसको हेक्सागन बोलेंगे, ठीक है। जैसे ट्रायंगल को सिंपली हम ट्रायंगल बोलते हैं, तो इक्विलेटर ट्रायंगल को इक्विलेटर क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो रेगुलर पॉलीगन है, उसमें ईच साइड और ईच एंगल इक्वल है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये पॉलीगन्स के रिलेटेड ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये आपको याद रखने हैं। पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड्स। अगर आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है और उसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है और उसकी एन साइड्स हैं, तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा एन इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। सिंपल सी बात है। मुझे बताओ
पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है पूरी बाउंड्री की जो लेंथ है उसको ऐड करो तो वो आपका पेरीमीटर आता है। सपोज आपके पास एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर मीन्स उसकी ईच साइड इक्वल होगी, ठीक है, ये पांचों साइड इसकी इक्वल है, तो इक्वल है तो सबकी साइड लेंथ इक्वल होगी। अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो इसकी भी 5 होगी, इसकी भी 5 होगी, इसकी भी 5 होगी, इसकी भी 5 होगी, ठीक है, होगी ना। अब इसका मैं बोलूँ पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 5 + 5 + 5 + 5 5 25 आएगा। तो ऐसे करने से अच्छा ना, सीधा करो 5 नंबर ऑफ साइड्स इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे 5 हैं और लेंथ भी 5 ही लिखी है, तो 5 5 से 25 आ जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। ये तो मैंने पहले भी आपको ट्रायंगल के केस में बताया कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। अब वो पॉलीगॉन चाहे जो मर्जी हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटर हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। किसी भी पॉलीगन का अगर आपको इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है किसी भी पॉलीगन का, तो ये फॉर्मूला है n-2 × 180। n क्या होगा, n होगा नंबर ऑफ साइड्स। फॉर एग्जांपल मुझे ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है तो n की जगह क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं। 3 - 2 1 बचेगा, 1 × 180 तो 180 आएगा। और ट्राइंगल के एंगल्स का सम आपको पता है 180 ही होता है। अगर मैं क्वाड्रिलेटर की बात करता हूँ तो क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड होती है, 4, तो यहाँ पे 4 पुट करो, 4 - 2 2 बचेगा, 2 × 180 तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360। पेंटागन की बात करूँ तो यहाँ पे 5 पुट करोगे, 5 - 2 3, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 0 0, 3 8 = 20, 3 8 = 24, 4 2 आया कैरी, 3 × 3 540। तो 540 डिग्री इंटीरियर एंगल्स का सम होता है किसका, पेंटागन का। सिमिलरली किसी भी फिगर के लिए निकाल सकते हैं। हेक्सागन का निकालना है यहाँ 6 पुट करो, ठीक है, ऑक्टागन का निकालना है यहाँ 8 पुट करो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर इंटीरियर एंगल का सम आपको निकालना है किसी भी पॉलीगॉन का तो ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको दे देगा, मुझे बताओ ऑक्टागन में कितने डायगोनल्स हैं होते हैं, तो तब कैसे फाइंड करोगे, तब ये फॉर्मूला आपको लगाना है, n × n-3/2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूँ ट्राइंगल में कितने आपके होते हैं डायगोनल, तो ट्राइंगल में तो कोई डायगोनल होता ही नहीं। डायगोनल होता है कि जो नॉन कंजिक्यूटिव आपके कॉर्नर्स होते हैं, नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिक्सेस होते हैं, उनको ज्वाइन करना होता है। लेकिन ट्राइंगल में कोई नॉन कंजिक्यूटिव है ही नहीं। अगर इन दो की बात करूँ ये भी एडजेसेंट है, इन दो की बात करूँ ये भी एडजेसेंट है, इन दोनों की बात करूँ ये भी एडजेसेंट है, एक छोड़ के जो कॉर्नर आता है ना उसको ज्वाइन करने पे क्या बनता है, क्वाड्रिलेटर। तो ट्राइंगल में 0 होता है, 0 डायगोनल, तो यहाँ से भी 0 ही आएगा। देखो n की जगह मैं 3 पुट करूँगा, 3 - 3 0, अब 0 से जो मर्जी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। अगर मैं बात करूँ क्वाड्रिलेटर में, क्वाड्रिलेटर में आपको पता ही है कितने डायगोनल होते हैं, 2, लेकिन इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। क्वाड्रिलेटर में मुझे बताओ नंबर ऑफ साइड कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे n की जगह 4 पुट करो, 4 पुट करो, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 है, 4 - 3 ये तो 1 बचेगा, 1 × 4, देखो 4 पुट करो ना, यहाँ पे क्या आएगा, 4 × 4 - 3/2, 4 - 3 1 ही बचेगा, 4 × 1 करेंगे तो 4 ही आएगा, 4/2 = 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ गए, 2 आ गए। सिमिलरली अगर मैं पेंटागन में पूछता हूँ आपको, पेंटागन में बताओ कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स 5, तो इस फॉर्मूले में n की जगह 5 पुट कर दो। तो 5 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो आपका क्या आएगा, देखो 5 × 5 - 3/2, 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, 5 × 2/2, ये 2 और 2 कैंसिल, तो 5। तो पेंटागन में डायगोनल्स कितने होते हैं, 5। पेंटागन में साइड भी 5, डायगोनल में 5, इसका मतलब ये नहीं है हिसाब लगा लेना तो हेक्सागन में 6 होंगे, ऐसा नहीं है। हेक्सागन के लिए निकालना है तो यहाँ 6 पुट करो, यहाँ 6 पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो 6 × 6 - 3/2, सो 6 × 6 - 3 करेंगे 3 आएगा, अपॉन 2, 2 को काट सकते हैं, 2 3 6, 3 3 9। देखो हेक्सागन में कितने आ रहे हैं, 9 डायगोनल्स आ रहे हैं। तो आपको किसी का भी नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछेगा ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। ये प्रैक्टिस करो, आप खुद से लिखो, ट्रायंगल में कितने होते हैं, क्वाड्रिलेटर में कितने होते हैं, फाइंड करके लिखो, पेंटागन में कितने होते हैं, हेक्सागन में, हेप्टागन में, ऑक्टागन में, ये फॉर्मूला लगाना आप। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए, अगर आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, क्या है आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन, और आपको उसका ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो कैसे निकालोगे, n - 2 × 180 डिग्री अपॉन n। नंबर ऑफ साइड्स आपको पता है तो ईच एंगल कितना हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 / n कर दो। ये फॉर्मूले सिंपल हैं, ये फॉर्मूले यहाँ से आए हैं, यहाँ से देखो। अगर मैं कह रहा हूँ कि इंटीरियर एंगल्स का सम इतना होता है, अगर मैं पूछूँ एक इंटीरियर एंगल कितने किसके इक्वल होगा, तो डिवाइडेड बाय, ये टोटल सम है, इसको डिवाइडेड बाय n से कर दो तो एक एंगल का सम आएगा ना, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, बिकॉज रेगुलर पॉलीगॉन में ईच एंगल इक्वल होता है, तो वही किया, डिवाइडेड बाय n किया। सिमिलरली इसको n से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, मेजर ऑफ वन एंगल, तो वही लिखा है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन 360/n। ये फॉर्मूले जो है
ये इन्हीं दो में से आए। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखना है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्ले लिस्ट में जाके आप सारे मैथ्स की VLW की प्ले लिस्ट बनी है, मैथ्स की रीजनिंग की, वो जाके देखो, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।